वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग की स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा 6 यूनिट चल रहा है और इसी यूनिट में आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्कोप ऑफ दी वेरिएबल्स है। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे कि हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, और हम जैसा जानते हैं कि सबसे पहला फंक्शन जो सी में इंट्रोड्यूस किया गया वो है मेन फंक्शन। तो जैसा कि हम अगर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करें कि हमने यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया और हमने इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लाइक इंटीजर ए या कोई भी नाम से इज इक्वल टू 5। तो इस ए की जो लाइफ टाइम होगी, ये समझिएगा, लाइफ टाइम का मतलब ये जो ए का इस्तेमाल आप कर सकते हो ये सिर्फ इसी कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड आप कर सकते हो। देखो बेसिकली इसे कहते हैं लाइफ टाइम, यानी मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये जो ए का इस्तेमाल आप करोगे, इस ए का इस्तेमाल आप इसी मेन के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक दूसरा फंक्शन बाहर डिक्लेयर करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन और बना लिया जिसका नाम हमने रख दिया फन नाम से, तो अब अगर हम इस ए का इस्तेमाल वहाँ करना चाहेंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस यही इसकी का मतलब होता है स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, यानी हम इस जगह पर ए नॉट बी यूज्ड। बस ये आप समझिए कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के अंदर तो वो उसी फंक्शन में ही उसका यूज़ होगा, वो किसी दूसरे फंक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं होता है। इसी को हम लोग कहते हैं स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी पॉइंट है, इसको आगे एक्सप्लेन हम करेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फर्दर इसी कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हुए सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं वो है स्टोरेज क्लास का। अब यहाँ पर बेसिकली स्टोरेज क्लास करता क्या है और क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी का यूटिलाइजेशन। अगर मेमोरी प्रॉपर यूटिलाइज हम नहीं करेंगे अपने प्रोग्रामिंग को बनाते समय तो हमारी प्रोग्राम जो है वो इफ़िशियंट नहीं बनेगी। और इफ़िशियंट ना बनने के पीछे, या इफ़िशियंट क्या होता है कि जिससे कि आपके प्रोग्राम की लगने वाला जो टाइम है, यानी कि उसमें जब हम प्रोसेस कराते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो अगर ये इस तरह की चीज़ों को अगर हमें सुधारना हो तो हमें अपने प्रोग्राम को इफ़िशियंट बनाना होता है, जिससे कि हमारे रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी आ सके। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लास का। यानी देखिए यहाँ पर समझिए कि अगर अपने प्रोग्राम को आपको मोर इफ़िशियंट बनाना हो और फास्ट बनाना हो तभी हम यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लास का। तो ये तो बस समझ में आ गई कि स्टोरेज क्लास क्या होता है। फिर समझिए कि द रोल ऑफ द स्टोरेज क्लास इज़ फॉर क्रिएट योर प्रोग्राम मोर इफ़िशियंट एंड फास्ट, यानी अपने प्रोग्राम को इफ़िशियंट और फास्ट बनाने के लिए हम स्टोरेज क्लास का इस्तेमाल करते हैं। अब इफ़िशियंट का मतलब क्या है? इफ़िशियंट का मतलब होता है मेमोरी असाइन करना, यानी मेमोरी सही तरीके से इस्तेमाल करना। कंप्यूटर की मेमोरी की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि अगर आप अभी तक आप जैसे ही प्रोग्राम बनाते थे उसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते थे और वो किसी में वेस्ट ऑफ मेमोरी होती थी, उसमें मेमोरी का इनिशियलाइजेशन तो हो गया लेकिन हम उसमें सही तरीके से मेमोरी का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारा प्रोग्राम इफ़िशियंट नहीं बन पाता है। तो स्टोरेज क्लास हमें ये सुविधा देता है कि आप अपने प्रोग्राम को कैसे मोर इफ़िशियंट करेंगे, और जब प्रोग्राम आपका मोर इफ़िशियंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आपका प्रोग्राम भी फास्ट सर्विस देगा। तो इसी रीज़न से देयर हैव 4 टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास, यानी 4 तरीके के स्टोरेज क्लास होते हैं जिसमें हम वन बाय वन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। पहला है ऑटोमेटिक, सेकंड एक्सटर्न, थर्ड स्टैटिक एंड फोर्थ रजिस्टर। अब बात आती है कि स्टोरेज क्लास की नीड हमें क्यों पड़ी। जैसा कि हमने अभी देखा स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स में हमने ये आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल्स अपने फंक्शन में ही जिंदा रहता है, और जैसे अपने फंक्शन के बाहर जाता है तो उस वेरिएबल की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो उसी सेंस में कि अगर आपको अपने वेरिएबल्स की लाइफ को बढ़ानी हो तो हम पहला यूज़ करेंगे स्टोरेज क्लास का। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कि अगर किसी वेरिएबल्स की लाइफ टाइम को बढ़ानी हो तो हम इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज क्लास का। सेकंड हम इस्तेमाल करने के कारण क्या है, वो है स्कोप्स, यानी कि हम अगर, क्योंकि हमारे पास अभी कंडीशन देखा कि हमने जो वेरिएबल है वो लोकल डिक्लेयर किया, मीन्स लोकल का मतलब होता है उस फंक्शन के अंदर। तो हम चाहे तो किसी भी लोकेशन पर अपने वेरिएबल्स का यूज़ कर सके
तो इसलिए भी हम लोग यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लास का। तीसरा इस्तेमाल करने का जो कारण होता है स्टोरेज क्लास का, वो है वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना। क्योंकि एज अ बिगिनिंग लेवल पे जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर हो जाती है, और इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए भी हम स्टोरेज क्लास का इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है मेमोरी की सही एलोकेशन करना, यानी सही तरीके से मेमोरी का यूज़ करना भी हम स्टोरेज क्लास के माध्यम से करते हैं। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जिस पॉइंट की वजह से हम स्टोरेज क्लास का इस्तेमाल करते हैं। फिर समझते हैं कि स्टोरेज क्लास का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पहला लाइफ टाइम का मतलब होता है हम अपने वेरिएबल्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की लाइफ का बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वेरिएबल अपने फंक्शन में यूज़ डिक्लेयर हुआ है तो वो सिर्फ उसी में ही इस्तेमाल हो सकता है। हम इस पर एग्जांपल भी देखेंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है और क्यों इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो लाइफ टाइम मतलब होता है वेरिएबल्स की लाइफ को बढ़ाना। सेकंड, हमने स्कोप देखा कि उसको किसी भी लोकेशन पे आप कॉल कर सकते हो, किसी भी जगह से। तीसरा हम इसमें देखते हैं इनिशियल वैल्यू, मतलब गार्बेज से वेरिएबल से बचाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टोरेज क्लास का। और चौथा है प्लेस ऑफ द स्टोरेज, इसका मतलब होता है मेमोरी को यूटिलाइज़ करना, मतलब सही तरीके से मेमोरी का डिक्लेरेशन करना ताकि आपका वेरिएबल ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मेमोरी ना करे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि वाई वी आर यूजिंग स्टोरेज क्लास। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं ऑटोमेटिक का। अब चलिए इस एग्जांपल को समझने से पहले और इस टॉपिक को समझने से पहले हम पहले के एग्जांपल की बात करते हैं और उस एग्जांपल को फिर एसोसिएट करते हैं इस डेफिनेशन से और फिर समझते हैं कि ऑटोमेटिक कर क्या रहा है। एक एग्जांपल समझते हैं कि आप एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं, तभी आपके फ्रेंड का कॉल आता है और कहता है कि भाई मैं भी आ रहा हूँ और मेरे लिए सीट तुम रिज़र्व रखना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है भाई, हर किसी के कोई ना कोई फ्रेंड होता है जो बहुत क्लोज़ होता है, तो उसी तरह से आपका भी कोई फ्रेंड होगा जो आपके बहुत क्लोज़ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है उसको आने में लेट हो रहा है, तो आपने कॉलेज पहुंच गए और उसके लिए अपने बगल वाली सीट को आपने रिज़र्व कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी आपके क्लास का जो स्टूडेंट होगा उस सीट पर नहीं बैठ सकता है। इज़ दैट क्लियर भाई? मेरी बात समझ सभी को आ रही होगी कि आप अपने फ्रेंड के लिए अपनी एक सीट को रिज़र्व कर लिए। बट हुआ ये कि वो पूरे दिन उस कॉलेज में प्रेजेंट नहीं था, मतलब वो आ ही नहीं सका कॉलेज। तो क्या होगा? तो आपके द्वारा जो सीट रिज़र्व की गई थी वो तो वेस्ट चली गई, क्योंकि अब उस सीट पर तो कोई और बंदा बैठ ही नहीं सका, है ना? तो ये जो एग्ज़ाम्पल था ऑटोमेटिक का। इसका ये मतलब निकल के आता है कि अगर आपने जब भी कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हमने कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया इंटीजर ए और बी, और आपने ए में जो है वैल्यू तो ले ली, ए इज इक्वल टू 4, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने जो ए वेरिएबल के लिए मेमोरी इनिशियलाइज़ की थी, ठीक है, आपने जो वेरिएबल के लिए मेमोरी इनिशियलाइज़ की थी, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये ए के लिए हमने मेमोरी इनिशियलाइज़ की थी और ये हो गया बी के लिए। तो उस जगह पे आपने जो वेरिएबल के लिए मेमोरी इनिशियलाइज़ की, तो अब वो वेरिएबल तो आ नहीं सका, लेकिन उसकी जो मेमोरी है वो वेस्ट चली गई, क्योंकि वो मेमोरी तो रिज़र्व थी। ठीक है, एक तो एग्जांपल हमने ये देखा। एक और इसको एग्जांपल तो समझना प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है और इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि आपने अपने ट्रेन में अपने लिए रिजर्वेशन कंफर्म किया, ठीक है, और रिजर्वेशन में जानते हो जैसा कि रिजर्वेशन में आपकी सीट जो है आपके नाम से बुक हो जाती है और फिर उस सीट पर कोई और बंदा बैठकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो उस दौरान आपने सीट को रिज़र्व कर लिया और करने के बाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन जाती है कि आप उस ट्रेन का सफ़र नहीं कर सकते हैं, या आप कुछ काम आ गया आपके पास, या कुछ कैजुअलिटी हुई जिसकी वजह से आपकी ट्रेन आपकी मिस हो गई। तो अब क्या होगा? तो क्योंकि आपकी सीट तो रिज़र्व है, तो इसका मतलब है कि वो पूरे होल डेस्टिनेशन तक क्या खाली जाएगा? सोच के बोलिए, सोचिए कि खाली तो नहीं जाएगा। कारण क्या है कि अब हो सकता है कोई बहुत नीडेड बंदा हो जो उस जगह पर आकर बैठ सके,
है ना, क्योंकि ट्रेन बहुत भीड़ हो और वो खड़ा होके जाए, तो इससे अच्छा है कि वो उसको सीट मिल जाए। तो यही सेम काम ऑटोमेटिक भी कर रहा है कि अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डिफ़ॉल्ट टाइप से, डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है इंटीजर ए। एक छोटा एग्जांपल देखते हैं। तो अब उस केस में होता ये है कि जब हम ऐसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उस मेमोरी को उस ए के लिए रिज़र्व कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अब इस वेरिएबल में ए को छोड़ कोई दूसरा वैल्यू आ ही नहीं सकता, यानी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेमोरी है ये ए की बपौती हो गई। बपौती समझ सकते हैं आप लोग कि जो जिस पे सिर्फ ए का ही अधिकार होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है, क्योंकि अगर ए के पास कोई वैल्यू आ ही नहीं तब तो ये मेमोरी का वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इस टेक्निक में हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम ए का इस्तेमाल ना कर रहे हों तो हम उसकी मेमोरी को किसी दूसरे वेरिएबल को भी दे सकें, और यही काम करता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक डिक्लेयर करने के लिए आप सबसे पहले तो ऑटो लिखते हैं एंड नाउ इंटीजर ए। अब इस सर्कमस्टेंसेस में होता ये है कि अगर ए पर हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है और ए की मेमोरी जो है वो खाली जा रही होगी, तो उस मेमोरी में किसी दूसरे के भी वेरिएबल्स को हम स्टोर कर सकते हैं। देखिए बात समझ आई, यानी कि ये बपौती नहीं करता। फिर समझ लीजिए कि ये जो इंटीजर ए अगर आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में होता ये है कि हमारी जो वेरिएबल है उसमें एक बार जो मेमोरी इनिशियलाइज हो गई तो उस मेमोरी में कोई दूसरी मेमोरी वेरिएबल की वैल्यू हम नहीं स्टोर कर सकते, सिर्फ बिना बिना मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी ए का ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑटो के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो जब हम ए की मेमोरी को ब्लैंक कर देंगे, यानी ए के पास इस समय रखने के लिए कोई वैल्यू नहीं होगी, तो भी हम किसी दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू को उस वेरिएबल में यानी उस मेमोरी पर स्टोर कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट था ऑटो का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है और कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लेकिन इसके लिए पहले एक हम एग्ज़ाम्पल समझाते हैं और उस एग्ज़ाम्पल के थ्रू फिर हम आगे बात करेंगे। तो चलिए एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं फटाफट। तो जैसा कि हम फंक्शन पढ़ रहे हैं और फंक्शन में ही ये सारी टॉपिक्स आपको मिल रही हैं, तो हमने क्या किया कि इस जगह पर सबसे पहले तो एक फंक्शन डिक्लेरेशन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने लिख लिया वॉइड, और क्योंकि रिटर्न टाइप हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और एक फंक्शन बना लिया फन नाम से और यह फंस कर दिया, और यहाँ पे हमने इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया। अब हमने उसी फंक्शन को मान लीजिए 3 टाइम्स कॉल कर दिया। चलिए इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम कर सकें। कंट्रोल सी एंड वी। अब हम बनाते हैं, ये फंक्शन कॉल हो गया। अब हम बनाते हैं फंक्शन की बॉडी। आइए फटाफट फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। तो वॉइड एंड नाउ हम फंक्शन और इसके अंदर हमने किया इंटीजर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4, और हम x और y को प्रिंट कराते हैं। प्रिंट ऑफ %d /t %d कॉमा x कॉमा y, और हम क्या करते हैं x और y की वैल्यूज़ को इंक्रीज भी कर देते हैं, x प्लस प्लस एंड y प्लस प्लस। तो चलिए इसको पहले हम रन कराते हैं, फिर इसके आउटपुट में बात करते हैं। तो थोड़ा सा समय ले रहा है। ओके, सेलेक्ट करना होगा लैंग्वेज को। यहाँ पर हमने सी पर सेलेक्ट कर लिया एंड देन आ गया 3 4 स्लैशन, क्योंकि ये एक ही लाइन में प्रिंट करा इसलिए 43 आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 3 4 3 4 एंड 3 4।
आखिर ये क्या कर रहा है। अब इसको हम लोग लेके चलते हैं अपने दूसरे एडिटर पर, ताकि हम वहाँ पर आपको समझा सकें कि आखिर ये हो क्या रहा है। जैसा कि हमने स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स बताया था आप सभी को, तो उसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अब हम उसी पे ही डिस्कस करने जा रहे हैं और इस एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि आखिर स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स क्या हो रहा है। सो जैसा कि हम ये जानते हैं कि इसे फंक्शन कॉल करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है ये पहली बार कॉल करेगा तो इस जगह पे आएगा, और इस जगह पे x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को 4। देखिए, जब कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया जाता है तो उस वेरिएबल्स को हम लोग कहते हैं लोकल वेरिएबल। इसका मतलब ये जो है ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड अ फंक्शन। ठीक है, फिर समझ लीजिए कि जब जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो तो उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। तो जैसा कि 3 और 4 एक लोकल वेरिएबल है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर प्रिंट किया 3 और 4, क्योंकि ठीक उसके बाद प्रिंट अब हमने लगा दिया है, तो 3 और 4 ये प्रिंट किया। अब यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीज़ किया तो ये प्लस प्लस है तो एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ के हो गई 4 एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे वाई की वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 5। ठीक है डियर। अब उसके बाद वापस से ये आ गया कंपाइलर सेकंड पर। अब जैसा कि हमने स्कोप ऑफ द वेरिएबल पढ़ा था कि स्कोप ऑफ वेरिएबल, अगर कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो तो वो उसकी जो लाइफ होगी वो बस उसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही तक रहेगी, और जैसे ही वो कर्ली ब्रेसेस ख़त्म हो जाएगा तो वैसे उसकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, यही हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल में होता ये है कि हमारी जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ओपन कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर्ली ब्रेसेस तक के ही लाइफ में वो ज़िंदा रहती है। जैसे ही कर्ली ब्रेसेस क्लोज होता है वो वेरिएबल भी हमारा डेड हो जाता है। तो जब सेकेंड टाइम कॉल किया तो वापस से ये जो वेरिएबल है बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड हो गया तो यहाँ पर x की वैल्यू को वापस से ये 3 रखेगा और y की वैल्यू वापस से 4 रखेगा, फिर ये 4 प्रिंट करेगा 3 एंड 4। ठीक है, फिर ये वैल्यू को बढ़ाकर 4 और 5 कर दिया। अब वापस से कंपाइलर मेन पे गया, फिर ये थर्ड टाइम फंक्शन को कॉल किया। अब देखिए, वापस से ये फंक्शन जब कॉल होगा तो वापस से ये वेरिएबल क्या होगा, रीबर्थ करेगा। रीबर्थ करेगा तो इसमें x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 रख देगा, फिर से 3 और 4 ही प्रिंट होगा। और यही कारण है कि हम यूज़ करते हैं स्टोरेज क्लास का। अब जैसा कि हमने बताया कि स्टोरेज क्लास में किसी भी वेरिएबल्स की लाइफ को आप बढ़ा सकते हो। तो चलिए कैसे बढ़ाएंगे, अब उसको पहले हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं और फिर देखते हैं कि हम अपने वेरिएबल की लाइफ को कैसे बढ़ाते हैं। अब हम करते क्या है कि इस जगह पर हमने एक वेरिएबल स्टोरेज क्लास ले लिया जिसका नाम है स्टैटिक। इसको इंट डिक्लेयर किया और y इज इक्वल टू 4 कर दिया। आइए अब इसको प्रिंट करा के इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए क्या हो गया कि यहाँ पर वैल्यू जो है y की चेंज होने लगी। देखिए y की वैल्यू 4, 5, 6 हो गई। आइए अब इसको हम लोग एक बार लेके चलते हैं अपने एडिटर पर और वहाँ पे आपसे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। थोड़ा इसको सेव कर लेते हैं या जाने दीजिए, सेव क्या करेंगे, इसी के बगल में काम करते हैं। तो चलिए, ये हमने इस जगह पर इसको यूज़ करते हैं। हाँ देखिए, फिर अब यहाँ पर हो ये रहा है कि हमने जैसे बताया कि अगर किसी वेरिएबल्स की लाइफ को बढ़ाना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक। तो अब ये स्टैटिक जो होगा ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर अब नहीं डेड होगा, अब इसकी लाइफ बढ़ गई। लेकिन ये जो एक्स है ये लोकल होने की वजह से इसकी जो बर्थ होगी वो सिर्फ इसी के अंदर होगी। लेकिन ये जो स्टैटिक है इसकी बर्थ का जो लाइफ टाइम है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो सबसे पहले जब फंक्शन जो है कॉल करके यहाँ पर आएगा, जिस जगह x की वैल्यू को 3, y की वैल्यू को 4 रख दिया, तो यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 4 प्रिंट किया। ठीक है, और उस जगह पर जब नीचे आया तो यहाँ पर x की वैल्यू को बढ़ा के 4 कर दिया और y की वैल्यू को बढ़ा के 5 कर दिया। अब जब वापस से ये कॉल करेगा सेकेंड टाइम, क्योंकि y की तो हमने बर्थ टाइम यानी लाइफ टाइम बढ़ा दी थी लेकिन x की नहीं बढ़ाई थी, लेकिन तो इस वजह से जो x है वो रीबॉन्ड करेगा, यानी x वापस से जो है 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे स्टैटिक लगने की वजह से y एज इट इज़ जो लास्ट वैल्यू थी उसकी
वो वही रहेगी, यानी y की लास्ट वैल्यू कितनी थी 5, यानी x जो है वो रिबर्थ किया है तो इसका वापस से 3 वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन y जो है वो 5 हो चुका था, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा तो यानी x की वैल्यू को 4 किया और y की वैल्यू को 5 था, अब इंक्रीज़ करके कर दिया 6। अब उसी तरह से जब ये थर्ड टाइम कॉल करेगा फंक्शन को तो उस जगह वापस से क्या करेगा, x फिर से रीबॉर्न होगा, लेकिन y जो बॉन्ड नहीं होगा क्योंकि y तो स्टैटिक है। तो स्टैटिक क्या हो रहा है, किसी वेरिएबल्स की लाइफ को हम बढ़ा दे रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर x की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, लेकिन y जो है हमारी 6 जाएगी। तो रिजल्ट आएगा 3 4 3 5 एंड 3 6, जैसा कि आप इस जगह एग्जाम्पल में 3 4 3 5 एंड 3 6 देख सकते हो। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और यही डेफिनेशन भी स्टैटिक की हमारे सामने बन कर आती है कि द रूल ऑफ द स्टैटिक इज़ फॉर इंक्रीज द लाइफ टाइम ऑफ द एनी वेरिएबल। ठीक है, देखिए हमने इसी एग्जांपल के थ्रू आपको स्टैटिक का भी डेफिनेशन क्लियर कर दिया। तो आई होप आपको स्टैटिक भी समझ में आया होगा कि स्टैटिक के माध्यम से हम किसी भी वेरिएबल्स की लाइफ टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब वो उस फंक्शन में डेड नहीं होगा, अब वो होल ऑफ द प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी ऑटोमेटिक के बारे में बात की है, ऑटोमेटिक में किसी भी वेरिएबल्स के लिए उसकी जो मेमोरी होती है वो उसकी बपोती नहीं होती है। बपोती मतलब उस पर उसका अधिकार नहीं होगा, अगर वो उस मेमोरी का यूज़ नहीं कर रहा होगा तो दूसरा वेरिएबल उस मेमोरी का इस्तेमाल कर सकता है। दैट्स द रूल ऑफ द ऑटो। सेकेंड हमने इसमें देखा स्टैटिक को, जैसे स्टैटिक मैंने बताया कि किसी भी वेरिएबल्स की अगर लाइफ टाइम को बढ़ाना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक का। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि हमारा है एक्सटेंड। आइए अब एक्सटेंड बात करते हैं। एक्सटेंड बात करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में होता क्या है, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंड की। समझिएगा इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि जब हम इस तरह से कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे इंटीजर a, ठीक है, तो उस जगह पर होता क्या है ये समझिए। जैसे ही हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर a, तो इसके दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट बनता है डिक्लेरेशन का और दूसरा पार्ट बनता है डेफिनेशन का। अभी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन होता क्या है उसकी हम बात करेंगे अभी। तो इसको कहते हैं डिक्लेरेशन और सेकंड पार्ट को हम लोग कहते हैं डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशन का तो मतलब हमारा ये है कि इस जगह पर हमने क्या किया कि जो है कोई वैल्यू ले लिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर a इज इक्वल टू 5, तो ये तो पार्ट हो गई डिक्लेरेशन की। ठीक है, ये हो गई पार्ट वैल्यू इज इक्वल टू 5। और डेफिनेशन का मतलब होता है कि मेमोरी का एलोकेशन। ठीक है, इसे कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, यानी कि अब इसने क्या किया, रैम पर जाके उस पर्टिकुलर 5 के लिए मेमोरी को एलोकेट कर लिया। आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक है, कि इसने क्या किया, डिक्लेरेशन का मतलब ये हुआ कि इसने मेमोरी वैल्यू के लिए मेमोरी को एलोकेट कर लिया। बट अगर मान लेते हैं एक बार के लिए कि अगर यहाँ पर आपने कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है तो उस कंडीशन पे ये डिक्लेरेशन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, ये डिक्लेरेशन तो करना ही है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो उस जगह पर डिक्लेरेशन में ये क्या करता है कि आपके उस जगह पर यानी डिक्लेरेशन के जगह पर ये गार्बेज कलेक्शन करता है। ठीक है, गार्बेज कलेक्शन, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस जगह पर वैलिड वैल्यू ना रख के बेकार की वैल्यू रखता है। ठीक है, तो इस जगह पे प्रॉब्लम यही है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरह से तो वो क्या कर रहा है, डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग वो गार्बेज कलेक्शन कर रहा है और साथ ही साथ मेमोरी भी एलोकेट कर रहा है। अब इसी गार्बेज कलेक्शन से की प्रॉब्लम से बचने के लिए कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में या हमारे वेरिएबल्स में गार्बेज कलेक्शन ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सटेंड का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सटेंड यानी एक्सटर्नल क्या करता है, टू प्रोटेक्ट टू स्टोर गार्बेज कलेक्शन इन वेरिएबल।
बस गार्बेज कलेक्शन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल का, क्योंकि एक्सटर्नल नाम से ही लग रहा है कि बाहरी, तो इसका मतलब ये है कि हम वेरिएबल्स को यहाँ पे डायरेक्ट डिक्लेयर करके हम इसको आउटसाइड डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वी डिक्लेयर वेरिएबल्स आउटसाइड। बस ये ध्यान रखिए कि इसको हम लोग प्रोग्राम के अंदर ना डिक्लेयर करके प्रोग्राम के बाहर इसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली से ही इसको कॉल कर सकता है। ठीक है, और जब हम अब इसी पे हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, कि जब हम एक्सटर्नल के माध्यम से डिक्लेयर करते हैं, जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल के मामले से एक्सटर्न लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पर आई लिख देंगे, ठीक है, या इंट आई कर देंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि इसमें एक डी जो है वो मिसिंग हो जाती है, और वो डी जो है डिक्लेरेशन का होता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, दैट्स इट, यानी ये डिक्लेरेशन नहीं करता, मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, इससे क्या माइलेज मिला कि जो डिक्लेरेशन है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है कि उसमें जीरो को इनिशियलाइज करेगा। बस ये समझिए कि यहाँ पर एक्सटर्नल में आई के जगह पर उसने जीरो को इनिशियलाइज किया, जिससे कि गार्बेज से हमको परेशानी जो होती है गार्बेज स्टोर होने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ये इस पर एक प्रोग्राम को देखते हैं और रन करा के चेक करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि एक्सटर्नल में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो आउटसाइड होता है, ना कि इनसाइड होता है। तो इसमें हम लोग एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एग्ज़ाम्पल को। तो हमने समय बचाने के लिए कॉपी पेस्ट का सहारा लिया ताकि हम जल्दी से इसके रिज़ल्ट को देख सकें। सो यहाँ पर हमने इंट कर दिया क्योंकि ये कंपाइलर पर मेन प्रॉब्लम करे, और यहाँ रिटर्न 0 ये रन कराते हैं। तो कुछ एरर है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ये जो आई है वो प्रोग्राम के यानी कि इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, जैसा हमने बताया कि एक्सटर्न है तो इसलिए हमें उस वेरिएबल्स को बाहर से कॉल करना होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आई को ना डिक्लेयर करें, एक बार के लिए मान लेते हैं, और तब हम इसको रन कराते हैं तो क्या आता है, यहाँ अनडिफाइंड डिफरेंस ऑफ आई देखिए। ठीक है, और अगर किसी ने इसको अगर अंदर डिक्लेयर कर लें तब क्या आता है, ये भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ से इसको उठाया और हम इसी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं तो क्या आता है, देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने इसके साथ एक्सटर्न जोड़ा है। तो जैसा कि एक्सटर्न जोड़ने की वजह से ये इस आई की डेफिनेशन को प्रोग्राम के बाहर खोज रहा है, ना कि प्रोग्राम के अंदर, और यही कारण है कि वो इस पे एरर आने लगा। लेकिन जैसे ही हम इस आई की डेफिनेशन को बाहर डिक्लेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सही हो गया। तो जैसा कि एक्सटर्नल का रोल दो तरीके से होता है। पहला कि हमने जैसे बताया कि किसी भी वेरिएबल में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का पार्ट होता है। तो डिक्लेरेशन में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन स्टोर हो जाती है, तो इस गार्बेज से बचने के लिए ही हम एक्सटर्नल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का पार्ट होता है, डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं होता। यानी कि इसमें सिर्फ मेमोरी को हम एलोकेट जरूर कर देते हैं, लेकिन उसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू पर 0 रख देते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। लेकिन नॉर्मल बाइट या नॉर्मल डिक्लेरेशन में जैसे इंट बराबर ए जो हमने लिखा है यहाँ पर, इंट इज इक्वल टू ए या इंट ए, इसमें हो ये रहा है कि अब मेमोरी भी एलोकेट हो गई, साथ ही साथ जो है डेफिनेशन डिक्लेरेशन होने की वजह से ये इसमें क्या किया, गार्बेज वैल्यू भी इसमें रख दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है रजिस्टर की। देखिए रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर वेरिएबल, क्योंकि हम जब अपने कैलकुलेशन को हमें अगर फास्ट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं रजिस्टर का।
तो अगर आप पहले इस रजिस्टर को समझ लीजिए कि रजिस्टर, आप जानते होंगे सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो सीपीयू के पार्ट में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर, या फिर इसको हम लोग दूसरे शब्दों में मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा कंप्यूटर काम कैसे करता है आप इसको समझो। पहले जब हम कोई भी प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा जो डेटा है वो रैम पर जाता है, एंड रैम पर जाने के बाद फिर वो डेटा प्रोसेसर तक जाता है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे क्लास में बताया गया होगा कि सबसे पहले जो है रिकॉर्ड्स कहाँ रहती हैं, रैम पर होती हैं। उसके बाद वो प्रोसेस होने के लिए कहाँ पर जाता है, प्रोसेसर पर। ठीक है, यानी कि जो भी आपका i3, i7, i5 या ड्यूल कोर जो भी प्रोसेसर आपके सिस्टम में लगा होगा वो कुछ इस तरह से प्रोसेस करता है कि डेटा हमेशा रैम से चला जाएगा प्रोसेसर पे। तो अगर कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि हम इस रैम को बीच से गायब कर दें और सीधे सीधे डेटा को उठाकर प्रोसेसर पे ही रख दें, इससे क्या माइलेज होगा कि आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, प्रोसेस करने की जो रफ्तार है वो जल्दी हो जाएगी। क्योंकि अब समझिए कि उसको एक मीडियम से हटा दिया हमने कि वो रैम पर जाएगा, वहाँ से रिकॉर्ड लेकर आएगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा। क्यों हमारे पास कोई ऐसा तरीका हो कि डायरेक्टली हम लोग जो है उठाकर सीपीयू के ही दे दें, ऊपर रख दें, जिससे कि हमारा प्रोसेस तेज़ हो जाए। तो बस यही सेम काम रजिस्टर जो है स्टोरेज क्लास करता है कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास इज़ डायरेक्टली स्टोर द वैल्यू इनटू द रजिस्टर। फिर समझ लीजिए कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास टू स्टोर द वैल्यू डायरेक्ट इनटू रजिस्टर ऑफ CPU फॉर फास्ट प्रोसेस। ठीक है, बस यही इसकी डेफिनेशन होती है कि ये CPU के रजिस्टर पर वैल्यू को डायरेक्टली रख देता है, जिससे कि हमारी प्रोसेस फास्ट हो जाती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसको डिक्लेयर करने के लिए वही लिखते हैं, रजिस्टर लिखते हैं, एंड नाउ डेटा टाइप लिखेंगे, एंड नाउ वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो भी आपको वेरिएबल देना है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर है, आप इसे नोट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, और आप वही सेम चीज़ है जो मैंने बताया है, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देख लीजिए यहाँ पर कि रजिस्टर, यहाँ इंट आई है, आई 0 से लेकर 200 यूज़ किया। बट एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पर कि रजिस्टर में हम लोग एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम रैम पर डेटा को नहीं रख रहे हैं। क्योंकि रजिस्टर ऑपरेटर बना है रैम पर डेटा रखने के लिए, या फिर एड्रेस ऑपरेटर, क्योंकि हम डेटा रख रहे हैं वो डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं प्रोसेसर पर। तो इसीलिए हम यहाँ पर % का इस्तेमाल रजिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल है, यहाँ पर आई के लिए 0 से लेकर 2000 तक की हमने चलाया है लूप, और आई प्लस प्लस, क्योंकि रजिस्टर लिखा है आई, तो इसका मतलब है कि ये सीधी वैल्यू कहाँ रख देगा, CPU के रजिस्टर पर, जिससे कि हमारी प्रोसेसिंग और भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था स्टोरेज क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और यहाँ तक आप चैनल पे रुके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह की कंटेंट्स आपको मिलती रहे जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।